हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। आज की इस वीडियो में हम अपने मंथन बैच में जो यूपी पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करा रहे हैं उसमें हिंदी सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आज ये दूसरी वीडियो है और ये दूसरा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। इससे पहला जो टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, वो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, इसको हम फिनिश करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो आपके एग्ज़ाम संबंधी जो डिटेल्स हैं, उनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है। क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसका नाम ही है सामान्य हिंदी, तो यहाँ पर जो जनरल चीज़ें हैं उसको भी कवर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है वर्ड क्या है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है। क्या है? सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई है। सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई है। इसको समझने के लिए अगर हम वर्णमाला देखें तो उसमें इस तरह से लिखते हैं। अब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये तो विभाज्य हो जाएगा, ये अविभाज्य कहाँ हुआ। ठीक है, अगर आपने कह दिया कि ये, इसको आपने कह दिया कि ये स्वर है, ये अविभाज्य है, लेकिन का ये क्या होगा। का को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस पे आ की मात्रा होती है, तो ये है, ये आपका अविभाज्य है। लेकिन इसको हम दो तरह से देखते हैं। जैसे अगर आपने लिखा राम, अगर आपने राम लिखा तो राम लिखने के बाद अब इसको समझने के दो तरीके हैं कि इसमें जो वर्ड है वो कैसे हैं। सबसे पहले तो हम इसको बिल्कुल छोटे से टुकड़े में तोड़ेंगे, रा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका बड़ा आ। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा माँ और आ। यहाँ पर मात्रा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रा प्लस माँ, राम। अब यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हमें इस तरह से लिखना होगा। इसको समझने के लिए हमें इस तरह से लिखना होगा व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन अगर हम वर्णमाला की दृष्टि से देखें तो हमें इस तरह से हम इसको समझते हैं। अगर हम शुरुआत से जब पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों के साथ, अगर हम देखते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चा है वो इन चीज़ों को जल्दी समझ जाता है। अगर इस तरह से समझाएंगे तो चीज़ें डिटेल में चली जाती है। इसीलिए हम जब वर्ड की बात करते हैं, वर्ड भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है। लेकिन जब लिखने का क्रम आता है तो हमारी वर्णमाला है, उसे हम इस तरह से लिख देते हैं। अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि का और आ की मात्रा अलग अलग करेंगे तो हमें लिखने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी। अब बात आती है वर्णमाला की। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो इतने भी वर्ण हैं हमारे, उनको हमने एक क्रम में और एक व्यवस्था में उनको समूहबद्ध कर दिया है। ठीक है, लिख दिया है, तो हम उनको वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर की हम बात करें तो 11 स्वर होते हैं। इसी तरह से व्यंजन भी अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर, स्वर के बारे में सबसे पहली जो चीज है, स्वर वे वर्ड होते हैं जो स्वयं से उच्चारित होते हैं। स्वयं से उच्चारित होने का क्या मतलब है। जैसे का क्या है, एक व्यंजन है, इसको अगर हम उच्चारित करें तो किस तरह से उच्चारित होता है। ठीक है, इसके साथ आ की मात्रा आ रही है, का के साथ आ की मात्रा आ रही है, तब ये आ बना। लेकिन अगर हम आ की बात करें, जो स्वर हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो अपने आप में पूर्ण हैं। ठीक है, उन्हें
उच्चारण करने के लिए दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए जो स्वर हैं वो स्वयं से उच्चारित होते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या। हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। 11 संख्या होती है, मात्राएं 10 होती हैं। अब 11 कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सवाल होगा कि दो चीज बचती हैं, अंग और आह। इनको हम स्वर में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आप व्याकरण पढ़ेंगे तो ये स्वर में नहीं आते हैं। स्वर में केवल 11 होती हैं। अब यहाँ पे बात ये कि फैक्ट ये है कि स्वर 11 होते हैं लेकिन मात्राएं 10 होती हैं। इसके साथ एक चीज हमें और देखना है, स्वर के साथ स्वर दो तरह से होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरे होते हैं दीर्घ। इनको हम आगे अभी पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं। जो हर्ष स्वर हैं वो हैं आ, ई, उ, ऋ। और जो दीर्घ स्वर हैं वो आपके हो जाते हैं आ, ई, उ, ए, ए, ओ, औ। अब स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन कितनी तरह से हो सकता है? स्वरों के विभाजन की बात यहाँ पर की जाती है तो तीन तरह से विभाजित किया जा सकता है। उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा है मात्रा की दृष्टि से, और तीसरा है जिह्वा की उच्चारण स्थिति की दृष्टि से। तो इनको हम देख लेते हैं। अब जो उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम स्वर देखेंगे तो उनमें भी तीन तरह के स्वर होते हैं। पहला है मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर की अगर हम बात करें तो इनको हम कह सकते हैं कि जो अन्य स्वर हैं वो इनसे मिलकर बने होते हैं, या फिर इनकी जो स्वर हैं उनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, या कि जो सब पहले से ही बने होते हैं उनको मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ, ऋ। बाकी जो स्वर है वो इनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं मूल स्वर। फिर दूसरे आते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं जो दूसरे स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक ही स्वर दो बार मिलकर दीर्घ स्वर बनाता है। अब ऐसे कौन से स्वर हैं देखेंगे। आ प्लस आ क्या हो जाता है? आ। इसी तरह से उ प्लस उ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उ। तो ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर की बात करें, इनमें कम से कम दो स्वर जुड़े हों। दो स्वर लेकिन अलग अलग। दीर्घ स्वर में जो स्वर मिल रहे थे वो एक जो स्वर हैं वो एक स्वर दो बार मिल रहा था, लेकिन जो संयुक्त स्वर होते हैं उनमें अलग अलग कम से कम दो स्वर जोड़े हों। अब ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाते हैं आ, या फिर आ प्लस ई, ये हो जाती है ए। आ प्लस ई ए। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं संयुक्त स्वर। अब मात्रा की दृष्टि से स्वर देख लेते हैं। मात्रा की दृष्टि से जो स्वर होते हैं उनके भी तीन भेद होते हैं।
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मात्रा की दृष्टि से इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि उच्चारण में लगने वाला समय, मतलब कि जो स्वर हैं उनको उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। जो ह्रस्व स्वर हैं ये सबसे कम समय लगता है, इसको हम छोटा भी कह देते हैं। छोटा मतलब कम समय लगना, कम समय लगना। अब ऐसे कौन से स्वर हैं जिससे उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वो हो जाते हैं अ, ई, उ, रे। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसको बड़ा स्वर भी कहा जाता है। इसमें दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय, इसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब बचते हैं हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? इनमें इनमें लगता है तीन मात्रा का समय, तीन मात्रा का समय इनमें लगता है, तीन मात्रा का समय लगता है। अब इनको हम सामान्यतः यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब ओम पढ़ते हैं तो उसमें ओम, जब उसको हम जो मात्रा है, जो स्वर है, वो उसको लंबा खींचते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर होता है। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ अक्षरों के आगे इस तरह से बना होता है। उसका मतलब होता है कि उस शब्द को, स्वर को हमें देर तक पढ़ना होता है, इसलिए इसको अपलित स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है जिह्वा की दृष्टि से। जिह्वा की दृष्टि से अ, तीन भागों में, जैसे ये जिह्वा है, अगर हम इसको मान लें तो तीन भागों में इसको बांटते हैं। ये हो जाता है अग्रभाग, ये हो जाता है पश्च भाग, ठीक है, ये हो जाता है मध्य भाग। अब यहाँ पर जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो जिस तरह से मूव करती है उसके बेसिस पर तीन भागों में स्वरों को बांटा गया है। जैसे है पश्च भाग। पश्च भाग की हम बात करें तो इसमें जो स्वर आते हैं वो आते हैं आ, ओ, औ, उ, उ। मध्य भाग में कौन से? मध्य भाग में एक स्वर आता है, वो आता है आ। इसके बाद अग्रभाग, अग्रभाग में स्वर आते हैं ई, ए, ए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम व्यंजन की। व्यंजन वर्ड, वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की हम बात कर रहे थे तो स्वर अपने आप में ही वो कंप्लीट थे, लेकिन व्यंजन को जब बोलने की बात आती है तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें मात्राओं की सहायता लेनी पड़ती है। मात्राओं की सहायता से मतलब है, जैसे का, ये व्यंजन है, अगर हम इसको उच्चारित करेंगे तो इसमें हमें एक मात्रा लगानी पड़ेगी, इसके बाद ये हो जाता है का। हम इसको उच्चारित करते हैं, जो वर्णमाला है उसमें हम इस वाले का को उच्चारित करते हैं, इस वाले का को उच्चारित नहीं कर रहे हैं। इस वाले का को जब हम उच्चारित करेंगे उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे हम करें, हमने लिखा कक्कू, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो का है, ये का हमारा ये वाला है, और ये वाला जो का है वो ये हो जाता है। तो वर्णमाला में हम का इसको उच्चारित करते हैं। तो इस हिसाब से व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जहां पर विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? वायु
विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं? इसमें हमारे 25 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? कितनी संख्या होती है? 25 होती है। 25 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे हमारा का वर्ग हो गया, ठीक है, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, और ता वर्ग, लास्ट में पा वर्ग। अब ये वर्ग की बात कर रहे हैं, जैसे का खा गा घा या, चा छा जा झा वा, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा फा मा। ये है हमारे ऐसे 25 वर्ड हो जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये है, देखो, ये इसको हम कहते हैं का वर्ग, इसको कहते हैं चा वर्ग, इसको कहते हैं टा वर्ग, ये हो जाता है ता वर्ग, तो ये हो जाता है पा वर्ग। वर्ग क्यों कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, पांच अक्षर ये हो गए और 5 अक्षर नीचे, 1 2 3 4 5, तो ये वर्ग बन जाता है। इसलिए इसको हम इसके नाम से जानते हैं। वापस से आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते हुए या जिनको उच्चारित करने के लिए वायु कम से कम या फिर नाम मात्र स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। अब ऐसे कौन से व्यंजन होते हैं? ऐसे व्यंजन है या, रा, ला, वा, या रा ला वा, ये 4 व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25 थे, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। अब ये जो व्यंजन है इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको हम कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब बचते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। क्योंकि उच्चारण स्थान और जिह्वा के मध्य से जो वायु होती है वो घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। वायु उच्चारण और जिह्वा के मध्य से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ये व्यंजन हो जाते हैं शा, शा और सा, हा। ये 4 व्यंजन हो जाते हैं। कितने हो गए? 4। तो ये जो व्यंजन है टोटल, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन हमारे हो जाते हैं टोटल 33 व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है, 33 व्यंजन हो जाते हैं। अब हमारे पास जो वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो होते हैं 52, ठीक है। अब जो 52 अक्षर हैं, अभी तक हमने जो स्वर देखे थे वो स्वर हमने 11 देखे थे, और जो व्यंजन है वो हमने देखे थे 33। ये कितने हुए हमारे? ये हुए हमारे 44। लेकिन अब बाकी के ऐसे कौन से व्यंजन है जो मिला के हमारे 52 व्यंजन होते हैं? वो व्यंजन है हमारे अन्य व्यंजन से आते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अयोगवाह।
अब संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कम से कम 2 व्यंजन इसमें होते हैं। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है संयुक्त, यहाँ पर कुछ चीजों को जोड़ा जा रहा है। अब ऐसे कौन सा व्यंजन है? ऐसे व्यंजन में कम से कम 2 व्यंजन। अब इसमें भी एक चीज है, 2 व्यंजन ऐसा नहीं कि कुछ भी आगे जोड़ दिया, कुछ से पीछे जोड़ दिया। इसमें जो पहला व्यंजन होता है, पहला और दूसरा, पहला व्यंजन प्लस दूसरा व्यंजन। अब इसमें भी एक चीज है, पहला व्यंजन होता है वो आधा होता है, दूसरा व्यंजन पूरा होता है। आधा व्यंजन कौन सा हुआ? जैसे का और शा, इसको मिला के हमारा बनता है छा, छतरी वाला छा। ठीक है, आधा ता और प्लस रा, ये हो जाता है त्रा। ज प्लस या, क्या हो गया? ये हो जाता है ज्ञा। शा प्लस रा, ये हो जाता है श्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 4 व्यंजन हैं ये संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। कितने व्यंजन हो गए संयुक्त व्यंजन? ये हो जाते हैं 4। छा त्रा ज्ञा श्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनको बोलते हुए जो जिह्वा है वो झटके के साथ ऊपर की ओर उठती है। जिह्वा झटके के साथ ऊपर उठती है। जैसे हम हो गया हमारा डा हो गया, ढा हो गया, डा और ढा। ठीक है, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं अंग और आह। इसको अनुस्वार भी कहा जाता है, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये हो गए उच्छिप्त व्यंजन। कितने हो गए? ये हो गए 2, डा और ढा। अयोगवाह कितने हो गए? अयोगवाह कितने हो गए? ये हो गए हमारे 2। अब जो टोटल व्यंजन है वो हमारे हो जाते हैं 52। देखो, स्वर कितने हैं? स्वर 11, अयोगवाह 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। ये टोटल हमारे हो जाते हैं 52। अब हमने इन व्यंजनों को तो पढ़ लिया, लेकिन एक चीज हमें और देखनी है। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। कुछ ध्वनियां और हैं। कुछ ध्वनि जैसे कि, हाँ, हम देखते हैं हिंदी जो भाषा है उसमें बाकी जैसे फारसी शब्द हो गए, उर्दू शब्द हो गए, अंग्रेजी शब्द हो गए, उनको इसमें यूज किया जाता है। तो आपको कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, जैसे जा के नीचे एक ऐसा डॉट लगा मिलता है, फा के नीचे आपको डॉट लगा मिलता है। ये जो डॉट है इसको कहते हैं, ये जो डॉट है इसको कहते हैं नुक्ता। अब जब इनको बोलते हैं तो जो आवाज है, जो प्राणवायु वो ज्यादा बाहर निकलती है। इससे इसको बोलते हैं जा, इसको जा। ये होता है फा, ये फा। इस तरह से बोलने में अंतर आता है। अब ये जो शब्द हैं वो फारसी से आते हैं, उर्दू से आते हैं, अंग्रेजी से आते हैं। इसी तरह से ये जो शब्द है ओ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, ठीक है, डॉक्टर। तो अ, ये जो चंद्राकार हम लगाते हैं, ये मूलतः इंग्लिश से आया हुआ है। लेकिन हिंदी क्या है, हिंदी में बाकी भाषाओं के शब्द हैं वो इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, तो इसीलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना है।
अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे प्राण या घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। प्राण या घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो वायु है, जो प्राणवायु बाहर निकलती है बोलते समय, उसके आधार पर भी हम वर्णों को विभाजित कर सकते हैं। इसमें हम 3 तरह से विभाजित करते हैं, प्राण या वायु के आधार पर, घोषत्व या झंकार के आधार पर, विवर अथवा मुख के खुलने के आधार पर देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्राण और वायु के आधार पर जो व्यंजन है उनको हम सामान्यतः हम कह देते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम वायु बाहर निकलती है, महाप्राण में ज्यादा वायु बाहर निकलती है। अब इसको समझने के लिए सिंपल सी चीज है, जैसे कि जो अल्प प्राण है वो हमारे हो जाते हैं का, गा और वा। ये जो 3 है वो हमारे हो जाते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण में 2 आते हैं, खा और कौन से आते हैं? घा। इसको हम इस तरह से देखेंगे, इसको हम कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? का, चा, टा, ता, पा। मतलब कि प्रथम, तृतीय और अंतिम, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। प्रथम, तृतीय और अंतिम अल्प प्राण, ये जो व्यंजन है वो हमारे अल्प प्राण में आते हैं। और जो द्वितीय और चतुर्थ नंबर के जो व्यंजन होते हैं ये हमारे आते हैं महाप्राण में। महाप्राण, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं महाप्राण वाले। और बाकी के जो ये वाले हैं, ये हो जाते हैं अल्प प्राण। अब एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं साथ में, जो अल्प प्राण व्यंजन है ये व्यंजन साथ साथ में अघोष भी हैं। ये व्यंजन अघोष व्यंजन भी कहलाते हैं। ये भी अघोष व्यंजन है, ये सघोष व्यंजन है। ये सघोष व्यंजन है। का, चा, टा, ता, पा, ये अल्प प्राण भी हैं, अघोष भी हैं। और खा, छा, ठा, था, फा, ये महाप्राण है, अघोष है। ये वाले व्यंजन अल्प प्राण है, सघोष है। और ये वाले महाप्राण है, सघोष है। अब ये जो लास्ट वाले बचते हैं, ये सघोष अल्प प्राण नासिक, मतलब कि ये सघोष भी होते हैं, अल्प प्राण भी होते हैं और नासिक के भी होते हैं। नासिक का मतलब जो आवाज है, जो प्राणवायु है वो नाक से भी होकर निकलती है, जैसे वा, या, अड़ा, ना, मा। ठीक है, नाक से वायु बाहर निकलती है। तो इस तरह से इनको याद रखना है। अब घोषत्व की बात कर लेते हैं। घोषत्व या झंकार के आधार पर, मतलब कि जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनमें झंकार होती है, वो वाइब्रेशन करती हैं, तो उसके आधार पर इनको बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष में कौन कौन से आते हैं? अभी हमने देखा था, ये हो जाते हैं अघोष, ये भी अघोष हो जाते हैं, और ये हो जाते हैं सघोष। मतलब कि अघोष में कौन सा आता है? अघोष में आ जाता है प्रथम और द्वितीय वर्गीय व्यंजन का पहला, ये पहला हो गया, और दूसरा व्यंजन ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है अघोष में। बाकी आ जाते हैं हमारे सघोष में। अब इसके साथ साथ जो कुछ व्यंजन हमारे बचते हैं, जैसे शा, शा, सा, ये भी हमारे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे अघोष।
बाकी जितने भी बचते हैं वो हमारे सघोष में चले जाते हैं। नेक्स्ट है विवर मुख के खुलने के आधार पर। मुख के खुलने के आधार पर व्यंजनों को चार तरह से हमने बांटा यहाँ पर, विव्रत, संवृत, अर्धविव्रत और अर्धसंवृत। विवर मुख की हमारा जो मुख है बोलते समय कितना खुलता है, कैसे खुलता है, उसके आधार पर। विव्रत का मतलब है मुख सबसे बड़ा खुलता है। जब विव्रत व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए मुख है वो ज्यादा खुलता है। मुख सबसे बड़ा खुलता है। जैसे आ, जब हम आ को बोलते हैं तो हमारा जो मुख है वो ज्यादा बड़ा खुलता है। समृद्ध का मतलब मुख सबसे कम खुलता है। जैसे ई, उ, उ। अर्धविव्रत में कौन से आते हैं? इसमें आधा मुख खोलता है, ठीक है। अर्धसंवृत का मतलब है कि आधा बंद होता है। इसमें आधा खुलता है मुख और इसमें आधा बंद होता है। जैसे ए, ओ, और अर्धसंवृत में आ जाते हैं ए और ओ, ठीक है। इस तरह से ये जो व्यंजन है ये हमारे विवर्ग के आधार पर हमने देख लिए। अब इसके बाद कुछ चीजें बच जाती हैं, उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें याद रखना है। जैसे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या होती है 52। टोटल संख्या 52 होती है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड और भी हैं। जैसे लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? लुंठित व्यंजन किसको कहा जाता है? लुंठित व्यंजन जो जीभ है हमारी वो पीछे की ओर मुड़ती है। उच्चारण करते हुए जो जिह्वा है वो पीछे की ओर मुड़ती है। कौन से हो गए? रा, ये हमारा लुंठित व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये हो जाते हैं हमारे या, रा, ला, वा। कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? कंठ व्यंजन हो जाते हैं हमारे का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है, वा, का, खा, गा, घा, अड़ा। उसके बाद नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक या नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक व्यंजन में आ जाते हैं हमारे वा, या, अड़ा, ना, मा। ये आ गया हमारा नासिक व्यंजन में। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर में आ जाते हैं हमारे या और वा। पार्श्विक व्यंजन की बात करें, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है ला। और ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ये होते हैं सा, शा, शा और हा। ये हो गए। तो इस तरह से हमने हिंदी का जो सिलेबस है उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हिंदी वर्णमाला में उसको आज हमने कवर कर लिया। ठीक है।
ये आप अच्छे से पढ़ना। और इससे पहले जो वीडियो है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने भाषाओं की बात की है, हिंदी भाषाओं की बात की है, उसको भी हमें ज़रूर देखना है। तो इस तरह से हिंदी का जो सिलेबस है उसमें ये आपका दूसरा टॉपिक था। दूसरा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आप अगर सारी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी यूपी प्लस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और जो भी चैनल पे हमारे अपडेट आते हैं उन अपडेट से जुड़ने के लिए, ताकि वो अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, उसके लिए आप हमारा यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।